अच्छा जनाब, चैप्टर 7 इज बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब है कि अब आप अपने इन्वायरमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। और जब हमने ये पढ़ाना शुरू किया था तो आपको बताया था कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक रिसोर्स बेस्ड व्यू है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को स्टडी करने के लिए, एनालिसिस के लिए। रिसोर्स बेस्ड व्यू ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अच्छे हैं, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज अच्छे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनकी अच्छी है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनली स्ट्रांग। और अगर इंटरनली स्ट्रांग है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्पीट विद द कॉम्पिटिटर्स। ये बात जो रिसोर्स बेस्ड व्यू है ये इंटेल के लिए ट्रू है, एप्पल के लिए ट्रू है, टोयोटा के लिए ट्रू है, टेस्ला के लिए ट्रू है, ठीक है, गूगल के लिए ट्रू है। क्योंकि वो जो दुनिया में कॉम्पीट कर रहे हैं या अपनी उन्होंने नंबर 1 ब्रांड बनाया हुआ है, ये उन्होंने रिसोर्स की बेसिस पे बनाया हुआ है। तो रिसोर्स बेस्ड व्यू ये कहता है कि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आउटसाइड द मार्केट। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट पे तो आप वैसे भी कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए आप अपने स्ट्रेंथ्स बढ़ाइए, वीकनेसेस को कम कीजिए, सो यू विल बी एबल टू कम्पीट इन द मार्केट। ये कहलाता है रिसोर्स बेस्ड व्यू। उसके मुकाबले में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू है, जो कि बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल वैल्यूज़ बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे नोकिया के साथ हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आपने लॉबिंग नहीं की, लेजिस्लेटर्स के साथ मिल करके काम नहीं किया, तो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट फिर मार्केट में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहे। जैसे अमेरिका की मार्केट में जितने भी ऑटो मेकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करते हैं गवर्नमेंट के सेनेटर्स के साथ। क्यों? क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करें तो अमेरिका में कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है जिसमें पूरे अमेरिका को रेल से कनेक्ट कर दें। जब पूरे अमेरिका को वो फास्ट बुलेट ट्रेन से कनेक्ट कर देंगे, जैसे उन्होंने रोड का ट्रैक पूरे अमेरिका में बनाया हुआ है, पूरे अमेरिका का एक्सेस है आपको उन रोड से, तो क्या होगा कि ऑटोमोटिव की सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। और चूंकि ऑटोमोटिव में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा जो एम्प्लॉयज़ हैं, तकरीबन 4 to 5 मिलियन लोग हैं, वो ऑटोमोटिव सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो 4 to 5 मिलियन लोगों में से आधे बेरोजगार हो जाएं शायद, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी कि वो उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, और वो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जो शिफ्ट हो सकते हैं, जिनके पास ऐसी नॉलेज होगी, वो रेल में चले जाएंगे। मगर ऑटो मेकर्स हर्ट होंगे। इसलिए ऑटो मेकर्स अमेरिका में रेलवे को कभी तरक्की करने देना ही नहीं चाहते। सबसे लाउजी डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आपको रेल का सिस्टम मिलेगा, दैट इज़ इन अमेरिका, ठीक है। और सब बहुत बेहतरीन है जापान में। तो क्या अमेरिका नहीं कर सकता? अमेरिका क्या वो $1 ट्रिलियन इसमें नहीं खर्च कर सकता कि उसके बाद पूरे अमेरिका में रेल्स का पूरा एक सिस्टम बन जाए? दे आर नॉट डूइंग दैट, क्योंकि उसके फिर ऑटो मैन्युफैक्चरर हर्ट होंगे। और ऑटो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे आप देखेंगे कि जो बिजनेसेस हैं, बैंक्स हैं जैसे, ख़ास तौर पे जब रिसेशन आता है वो चले जाते हैं सेनेटर्स के पास, स्टेट बैंक के पास, फेड के पास कि भाई ये पॉलिसी बनाओ, ऐसे चेंज करो, यूँ करो, वरना बैंक्स तबाह हो जाएंगे। और बैंक्स तबाह होने से पता है आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि इकनॉमी में रिसेशन आ जाता है, क्योंकि बैंक्स ने ही तो सबको लोन दिया हुआ है, तमाम बिजनेसेस को। बैंक्स अगर नीचे गिरते हैं तो आपकी सबसे पहले जो है वो रियल इस्टेट मार्केट नीचे जाती है, फिर उसके बाद ऑटोमोटिव मार्केट नीचे जाती है, और उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट रिसेशन आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो इन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, सस्टेन करती है, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिपेंडेंट ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का जो व्यू है वो यही है कि आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ज़्यादा मॉनिटर करें, देन यू कैन मैनेज योर बिजनेस।
और जो एक बैलेंस्ड व्यू है वो ये जाहिर है वो स्वॉट एनालिसिस का व्यू है कि आपने एक्सटर्नल भी मैनेज करना है और इंटरनल भी मैनेज करना है। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेज कर रहे हैं, इंटरनल मैनेज नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कर सकते कि सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहे हैं, एक्सटर्नल को नहीं करके। आपको दोनों करना चाहिए। हाँ, आपका थ्रस्ट हो सकता है कि आपका थ्रस्ट इंटरनल पे ज़्यादा हो, या ये कि एक्सटर्नल पे भी आपका काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट हो, तो इस तरीके से आप बैलेंस करके चलते हो। बट यू नीड टू लुक इनटू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो दोनों थ्योरीज सही है, बस फर्क ये है कि दोनों थ्योरीज में से एक का थ्रस्ट इंटरनल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा है, दूसरे का थ्रस्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा है। तो देखिए, एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर जाहिर है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ऑडिट करेंगे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मेजर 5 फोर्सेस है। नंबर 1 इज कॉम्पिटिटर। आपका कॉम्पिटिटर है मार्केट में जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अगर कॉम्पिटिटर नहीं भी है तो देयर इज ऑलवेज a potential a competitor will enter into the market. So either competitor is there or a competitor will soon come. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर कौन है, कितने हैं, किस लेवल पे, और आप कहाँ खड़े हैं। फिर उसके बाद उस कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बाज़ चीज़ों के बारे में जो है वो लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं। जैसे अगर फ्रांस में कुछ होता है तो लोग जो है वो यूरोपियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर देते हैं, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। या गवर्नमेंट ऐसी लेजिस्लेशन बना सकती है जिसमें वो लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और जो MNCs हैं उनको सपोर्ट ना करें, या ऐसे बना सकते हैं जिसमें MNCs को सपोर्ट करें तो उससे लोकल इंडस्ट्रीज हर्ट होती हैं। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि आजकल डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है, तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पिछली टेक्नोलॉजी को रिडेंडेंट कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पे नोकिया इज़ वेरी क्लासिकल एग्जांपल, कि नोकिया की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, हम सब नोकिया का फ़ोन यूज़ करते थे, लेकिन जब एंड्रॉयड आया तो लोगों ने नोकिया को ख़रीदना बंद कर दिया, नोकिया बैंकक्रप्ट हो गई। तो ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी थी जिसने ख़त्म कर दिया। खुद मोबाइल जो है वो एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी था नोकिया का। उससे पहले लोग डायल वाले फ़ोन यूज़ करते थे, वो दौर ख़त्म हो गया और लोग वायरलेस फ़ोन यूज़ करने लगे। अब ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं जिसके अंदर आप सोशल मीडिया भी कर सकते हैं और आप टेलीफोन भी कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो इस तरह से डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ मुसलसल आती रहती हैं जो पिछली टेक्नोलॉजी को रिडेंडेंट कर देती हैं। टेस्ला आया तो उसने बाकी तमाम गाड़ियों के लिए एक थ्रेट खड़ा कर दिया। अब सब इलेक्ट्रॉनिक की तरफ कार, अब सब जो है वो इलेक्ट्रिकल कार की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी कार की तरफ जा रहे हैं जिसको कि रिमोट से चलाया जा सके, ड्राइवरलेस चलाया जा सके। तो ये भी एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती है। तो यू नीड टू कीप ए वॉच इन द मार्केट कि आपके एरिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट होता है कि सोसाइटी किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहती है। ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट में आपने देखा होगा कि मेहरान भी बिकती है, FX भी बिकती है। अमेरिका के मार्केट में आपको मेहरान नज़र नहीं आएगी, इतनी छोटी गाड़ी अमेरिकन मार्केट में लोग नहीं चलाते। लेकिन यहाँ पे चूँकि अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो इसलिए वो 800cc गाड़ी भी लेकर के आए, ताकि वो लोग जो कि अफोर्डेबिलिटी पे मार्जिनल बैठे हुए हैं, जो फिर एक लो कॉस्ट गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए मेहरान है। फिर इसी तरीके से जो उससे बेहतर गाड़ियाँ यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए 1300cc कार है। फिर उसके बाद लग्जरी गाड़ी है। तो ये सारे मार्केट्स को मैनेज करने के लिए में ये स्टडी ज़रूरी है कि सोसाइटी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो और सोसाइटी किस चीज़ को पसंद करती है, किस चीज़ को नापसंद करती है, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं। क्योंकि MNCs अगर किसी कंट्री में जाती हैं तो उनके सोशल और रिलीजियस वैल्यूज़ को उन्होंने रिस्पेक्ट करना होता है। ठीक है। और फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स लीगल इन्वायरमेंट क्या है, लेजिस्लेशन कैसे होती है, उसको आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में लॉबिंग इज़ परफेक्टली लीगल, बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉबिंग इज़ परफेक्टली लीगल। तो आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं तो सेनेटर्स उसको अकॉर्डिंगली देखते हैं।
फिर आ जाता है आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स। आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स बहुत सारे, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपकी सोसाइटी है, आप ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियन है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है? जैसे पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं। कुछ एनजीओज जो काम कर रहे हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं कि वुमेन राइट्स सही होने चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन राइट्स को वायलेट ना करे, तो वो उस पर काम करते हैं। कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है चिल्ड्रन राइट्स पे काम करते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर के ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह से बहुत से कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। अगर आप एनवायरनमेंट की कोई चीज़ को आप वायलेट करते हैं तो वो प्रेस में और मीडिया में आपके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। तो आप देखें कि डिफरेंट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो कि सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स पे भी निगेटिवली या पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसलिए आप स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे सपोर्ट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से सोसाइटी के आप एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन कहलाते हैं, और आपको सोसाइटी एक अच्छा मेंबर समझती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट भी आपका एक स्टेक होल्डर है। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट को हर्ट कर रहे हैं? अगर आप हर्ट कर रहे हैं तो उसको मेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप फर्नीचर बनाते हैं? अगर फर्नीचर बनाते हैं तो उसका मतलब लकड़ियों के फर्नीचर बनाते हैं? क्या दरख्त काटते हैं? अगर दरख्त काटते हैं तो क्या आप उससे भी ज़्यादा दरख्त लगाते हैं? तो देन दिस इज़ ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। फिर इसी तरीके से जहाँ पे जो चीज़ रिसाइकिलेबल है, रीयूजेबल है या सस्टेनेबल है, जैसे एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जीज आ गई हैं अब। विंड एनर्जी इज ए सस्टेनेबल एनर्जी, कि हवा चलती रहेगी, आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आपका नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट नहीं होगा। सोलर एनर्जी इज ए सस्टेनेबल एनर्जी, सूरज रोज़ निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, तो ये डिप्लीट नहीं होगी। तो वरना जो आप फॉसिल फ्यूल से आप बना रहे हैं वो डिप्लीट हो जाती है। यानी फॉसिल फ्यूल आप कब तक यूज़ करेंगे? 100 साल, 200, 300 साल, उसके बाद फिर वो डिप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी जो अगली जनरेशन्स हैं वो कहाँ से एनर्जी लेंगी? हमें अपनी अगली जनरेशन्स के बारे में सोचना चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस अगली जनरेशन्स के बारे में सोचते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, वो कहलाते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ स्टेक होल्डर्स, क्योंकि आपके स्टेक होल्डर्स अगर आपके साथ नहीं है, यानी एक लेवल तक अगर आपके साथ नहीं है, तो फिर वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। जब वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे तो उनको मैनेज करना एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेबर यूनियन की वजह से बंद हुई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से बंद हुई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पब्लिक के रिएक्शन की वजह से बंद हुई। तो ये सब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन की वजह से बंद हुई। तो आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से हैंडल करना होता है, तो आपको इन तमाम स्टेक होल्डर्स से समझना भी ज़रूरी है, और एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कांटेक्ट भी रखना ज़रूरी है। तो ये तो हो गए आपके एक्सटर्नल फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर मैंने आपको ब्रीफली दे दिया। अब एक लास्ट टॉपिक है कि एक्सटर्नल ऑडिट करेंगे कैसे आप, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट तो पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर सारी चीज़ें हैं वो सब का सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो अब क्या करेंगे अब आप? तो इसलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए जाहिर है कि आप एक सिस्टमैटिक वे में जाएंगे, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट इन द जंगल। तो इसलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए आप रेलेवेंट चीज़ें स्टडी करते हैं। यानी आपने अगर लीगल इन्वायरमेंट स्टडी करना है तो आप ये देखेंगे पर्टेनिंग टू योर बिजनेस किस किस्म की लेजिस्लेशन है। जैसे अगर आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं तो आपको सेप्रा और पेपरा के जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि सेप्रा और पेपरा के रूल्स हैं क्या। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे, आप उन्हें वायलेट करेंगे, इसका मतलब है कि आप लॉ ब्रेक करेंगे, देन द कंपनी विल बी इन प्रॉब्लम। तो इसलिए आपकी जो रेलेवेंट चीज़ें हैं सबसे पहले तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
फिर लॉ के सिलसिले में आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिटिगेशन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो जाहिर है कि उस रिस्क को आप हमेशा मिनिमाइज करके चलें। फिर पॉलिटिकल में ये देखें कि आपके जो किसी भी गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशनशिप जो है वो न्यूट्रल होने चाहिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कराची में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉलिटिकल कैंपेन में तमाम पार्टीज़ के कैंपेन में डोनेट करते हैं। रीज़न है इसके वो तमाम पार्टीज से बना करके रखना चाहते हैं ताकि किसी भी पार्टी की हुकूमत आए तो वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सके, क्योंकि वो सेंसिटिव बिजनेसेस होते हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उन बिजनेसेस पे। और अगर पॉलिटिकली गवर्नमेंट उन बिजनेसेस को मैनेज नहीं करे तो पब्लिक अगेंस्ट हो जाती है। तो इसलिए वो पब्लिक को भी उन्होंने एक लेवल पर रखना होता है और उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक लेवल पर रखना होता है। तो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हेविली डोनेट करती हैं इलेक्शन कैंपेन में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो एक्सटर्नल ऑडिट के लिए आपके पास ट्रेड जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें आपको को बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। फिर गूगल पे भी आपको सही तरीके से सर्च करें तो बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। गूगल का प्रॉब्लम ये है कि गूगल में आपको ऐसा मटेरियल भी मिल जाएगा जो कि गलत हो, इररेलेवेंट हो, डिसइंफॉर्मेशन उससे फैलाई जा रही हो। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस सोर्स से वो मटेरियल ले रहे हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर सोशल मीडिया, लेकिन वो भी स्कैनिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है। फिर आप जो डेटा स्कैन कर रहे हैं अपना भी और कॉम्पिटिटर का भी कुछ डेटा आप ले रहे हैं, वो भी आपका एक बहुत बड़ा सोर्स है बिग डेटा का। तो ये इस तरीके से आप डेटा ले सकते हैं। और उसके अलावा न्यूज़पेपर, ट्रेड जर्नल्स के अलावा आप कंसल्टेंट से भी डेटा ले सकते हैं। बाज़ कंसल्टेंट्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, तो दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू वैल्यूएबल इंसाइट। तो इस तरीके से आप जो है वो डेटा ले सकते हैं, रेलेवेंट डेटा, उसको एनालाइज कर सकते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पूरी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब आप करेंगे तो हम अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। तो ये दो चीज़ें हम कर लेंगे तो हमारा स्वॉट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा।